सुलोचना बहन, भाई साहब के जाने का दुख क्या कम था जो आपके बेटे भी आपसे दूर जा रहे हैं। अरे पति के बाद बच्चे का तो सहारा रहता है। आपका एक ही बेटा पहले से विदेश चला गया, बताओ, पढ़ने गया था, घर गृहस्थी बसा ली और लौटकर कब जब पिता की आंखें मूंद ली। मैंने सुना है कि आपका छोटा बेटा कमलेश भी शहर जा रहा है। क्या आप यहाँ अकेली रहेंगी? कैसे कटेगा आपका बुढ़ापा? क्या फायदा ऐसे औलाद का जो बुढ़ापे का सहारा न बन सके। सुलोचना जी परोसन कमला जी से उनसे बोली। दूसरी पर्सन बोली, सुलोचना बहन, क्या बड़ा बेटा परिवार को लेकर नहीं आया? कमला जी बोली, अरे आता तो हमें दिखाई नहीं देता। सुलोचना बहन, मैं तो कहती हूँ कि कमलेश के जाने से पहले उसकी शादी करवा दो, वरना वो भी शहर का होकर रह जाएगा। दूसरी पर्सन बोली, हाँ हाँ सुलोचना बहन, फिर बेटा शहर चला जाएगा तो बहू को अपने पास रख लेगा। कमला जी बोली, अरे कौन सी बीवी को छोड़कर शहर अकेले रहता है, फिर कम से कम माँ की खोज खबर तो लेते। अब अफसोस चला जाता है, चली गई। मनोबल पिता के लिए अपनी आखिरी जिम्मेदारी निभाते उनका बड़ा बेटा दूसरे दिन वापस विदेश चला गया। माँ ने कितनी मिन्नतें की, बेटा पहले तुम्हारे बाबा थे, पर अब मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। बेटे ने अपने परिवार और अपने काम की दुहाई दी और पीछे मुड़कर नहीं देखा और चला गया। सुलोचना जी पहले उनसे संतोष कर चुकी थी, पर जब वो अपने पिता की क्रियाक्रम में आया तो माँ को एक आस लगी कि उसे बेरहमी से तोड़ दी। 2 महीने बाद सुलोचना जी कमलेश से बोली, बेटा कमलेश, मैंने कॉलेज में पत्थर रख कर कलेजे पर तुम्हें पढ़ने के लिए शहर भेजा था, पर तुम शहर जाने से पहले मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। कमलेश बोला, हाँ माँ बताइए क्या करना है। सुलोचना जी बोले, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, ऐसा ना हो कि अपने भाई की तरह तुम भी। कमलेश अपने भाई के व्यवहार के कारण अपनी माँ को और दुख नहीं देना चाहता था। उसने माँ की पसंद की लड़की सुनैना से शादी कर ली। करीब 15 दिन बाद कमलेश बोला, माँ मुझे शहर जाना होगा, वरना यह नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके खर्चे के लिए वहाँ से मनी ऑर्डर भेजता रहूँगा। पहले एक बार अपनी गृहस्थी बसा लूँ, फिर आपको भी वहाँ बुला लूँगा। सुलोचना जी बोली, तो क्या बहू भी तुम्हारे साथ चली जाएगी? कमलेश बोला, हाँ, अब वहाँ नहीं जाएगी तो मेरे लिए रोटी कौन बनाएगा? शहर का खाना बहुत महंगा हो जाता है, तो इसे मेरे साथ जाना होगा। बेटे के सुख में उन्होंने अपना सुख देखा और बेटे को बहू को नम आंखों से विदा कर दिया। समय बीता, सुलोचना जी अकेली पुरानी यादों को याद करके मुस्कुराती और आंखों में आंसू बहा लेती। कमलेश बीच बीच में चिट्ठियां भेजता रहता और कुछ पैसे मनी ऑर्डर कर देता था, पर बड़ा बेटा जो गया कभी खोज खबर ना ली अपनी माँ की। सुलोचना जी के दो बेटे रमेश दूजा कमलेश रमेश के पिता से लड़ झगड़ कर खूब मोटी रकम लेकर पढ़ने के लिए शहर गया और फिर शहर से विदेश चला गया, जिसके गम में उसके पिता भोला बिस्तर पर पकड़ लिया। दूसरे बेटे कमलेश ने सुलोचना जी को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। अब वो बस कमलेश का ही सहारा था, वो अब शहर चला गया नौकरी करने। समय बीता, सुनैना जी अपने घर गृहस्थी को संभालने लगी। बीच बीच में सास से मिलने आती रहती। 2 साल बाद सुनैना ने खुशखबरी दी कि किसी ने ना रहने से जिंदगी रुकती नहीं, तो सुलोचना जी की जिंदगी भी चलती गई। एक वक्त था जब भरा पूरा परिवार था। आज सुलोचना जी उस घर में अकेली रहती थी। समय बीता, रमेश जिस देश में रहता था वहाँ मंदी दौरा छाया। तब रमेश को अपने देश याद आई। माँ ने अपने अधिकार और बंटवारे की मांग करने लगा। इस बात का पता कमलेश को लगा तो वो आया और बोला, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आज तक आपने कोई फर्ज नहीं निभाया और अधिकार लेने चले आए। रमेश बोला, तुम छोटे हो, तुम्हें इन सब का बातें में क्या मतलब? कमलेश बोला, याद है मुझे जब माँ ने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, आपने तो एक बार मुझसे नहीं पूछा कि तुम कैसे पढ़ रहे हो या कोई दिक्कत तो नहीं है। आपकी वजह से बाबूजी बिस्तर पकड़ लिया और इस दुनिया से चले गए। उसके जाने के बाद भी आपको ना मेरा ना माँ का ख्याल रहा, फिर आज आप यहाँ क्यों आए हैं? दोनों भाइयों में बहुत बहस हुई। सुलोचना जी बोली, किसे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये मेरा फैसला होगा, तो आज तक फर्ज निभाता आया है वही अधिकार पाएगा। रमेश बोला, माँ मैं भी आपका बेटा हूँ, इस संपत्ति में मेरा अधिकार है। बक्से में ताला लगाकर गले में चाबी टांग लेने से आप उसे मुझसे छुपा नहीं लगे। अपने कमलेश की पढ़ाई पे भी खर्चे किए होंगे, आप उसे सब कुछ पैसे दे सकती है। सुलोचना जी बोली, अच्छा तो अब तुम्हारी नज़र में बक्सिया पे है। बेटा मैं तुम्हारा कुछ नहीं जानती हूँ, पर
तुम मेरी चीज़ें पे नज़र डालते हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? अपनी कमाई अपनी औरत पे लुटाते आए, और जब दिक्कत हुई तो माँ की याद आई। मैं कहती हूँ निकल जाओ मेरे घर से, और इस बक्सिया पे तो कोई नज़र भी मत डालना। ये आज ना खुली और ना ही खुलेगी। रमेश जैसे ही बढ़ा, कमलेश ने उसे रोका। खबरदार भैया, बिना माँ की मर्जी के आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आखिर फैसला माँ का ही होगा। सुलोचना जी बोली, अरे जिसने अपने बाप को जीते जी बिस्तर पे डाल दिया, उसके मरने के दूसरे दिन बचे हुए पैसे लेकर निकल गया। इसे इस घर में अब एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं मिल सकती। अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना। रमेश चुपचाप वहाँ से चला गया। समय बीता। सुलोचना जी के मन के घाव धीरे धीरे मरहम लगने लगा। सुनैना गांव आती थी जब बच्चे बड़े हुए। सुनैना सुलोचना जी से बोली, अम्मा, बच्चों की पढ़ाई, उनकी नौकरी के कारण मेरा बार बार यहाँ आना नहीं हो पाएगा। क्या आप हमारे साथ नहीं चल सकती? आपकी सुख सुविधा में कोई कमी ना आने दूंगी। सुलोचना जी का शरीर गिर रहा था। उन्हें बहू का सुझाव पसंद है और वो बहू बेटे के साथ अपने उस बच्चे को लेकर उसके साथ चल दी। जब सुलोचना जी शहर पहुंची तो उसके पोते पोती दादी के बक्से देखकर आश्चर्य में कहते, दादी आदि के बस में क्या है, आप इसे साथ ले जाती हो? सुलोचना जी उससे पीछे करते हुए बोले, खबरदार बच्चों, मेरे बक्सियों को हाथ ना लगा। धीरे धीरे सुलोचना का मन वहां लगने लगा। अब उनके उदास और मुरझाए आंखें हंसती थी। शांत और उदार मन की हर किसी से मिलती जुलती, बस अपने बक्सिया किसी को छूने नहीं देती थी। उसकी चाबी उसके गले में बंधी काली डोरी में रहती थी, जिसमें एक तन कुन्नी भी होती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि उस बक्से में उन्हें भी किसी ने खोलते हुए नहीं देखा था। सुनैना कई बार हंसकर पूछती भी थी कि इस बक्से में क्या धरी हो माँ जी, कभी खोला तो हमें भी दिखा देंगे कि कौन सा खजाना छुपा कर रखी हो। पोता पोती भी अक्सर उस बक्से को खोलने की जिद करते तो सुलोचना जी यही कहती, सब तुम्हारा ये तो है, पर अभी इसे खोलने की बात मत करो, और बात टल जाती थी। समय बीता। एक रोज सुलोचना जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो बोला बाबू बहुत याद कर रहा। बहू से बोली, बहू एक बात कहूँ, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना कि बुढ़ापे में कभी तुम्हारे साथ को दगा ना करे। अपने कलेजे के टुकड़े के लिए आज भी दर्द महसूस करती हूँ। अपने खून से जिसे सींचा था उसे कैसे भूल पाऊँ? सुनैना बोली, माँ जी मैं आपका दर्द को समझ सकती हूँ। आपको जेठ जी की याद आती है। सुलोचना जी बोली, बहू मैंने तो अपनी ममता में कोई कमी ना की, पर अपनी माँ को कैसे भूल गया। आज मैं सवेरे सोना चाहती हूँ, मुझे खाने के लिए मत जगाना। इतना कहकर अपने कमरे में चली गई और ना जाने कब सो गई। कमलेश आया, माँ से पूछा तो सुनैना बोली, माँ जी ने कहा था वो सोना चाहती है, रात के खाने पे उन्हें जगाया ना जाए। कमलेश बोला, ऐसे कैसे माँ बिना खाए सोने चली गई? माँ, ओ माँ, चलो साथ ही एक रोटी खा ले। लगता है तुम्हें सबसे परेशान किया है, तभी तो बक्से को पकड़कर सोई हो। कमलेश के बार बार कहने के बाद में सुलोचना जी ने जवाब न दिया तो कमलेश घबरा गया। उन्हें स्पर्श करके देखा। सुलोचना जी का पूरा शरीर ठंडा हो चुका था। कमलेश ने सुनैना को आवाज लगाया। सुनैना भाग कर देखने आई तो सुलोचना जी के चेहरे पे एक संतोष का भाव था, मानो निश्चित होकर अगली यात्रा पे निकल रही थी। सुलोचना जी के शरीर उनके पैतृक गांव ले गया गया। वहां विधि विधान के अनुसार उन्हें तैयार किया गया। उनके गले जो काली डोरी और वो चाबी निकाली गई। क्रियाक्रम समाप्त होने के बाद जब तक वापस आए, कमलेश ने काली डोरी से चाबी निकाली। सुनैना बोली, बाकी काम बाद में करना, पहले बक्से खोलो, हमें दिखाओ इसमें कौन सा खजाना है। जैसे ही बक्सा खुलने लगा, बच्चे आस पड़ोस खड़े हो गए। अरे ये क्या, पुरानी पोस्ट कार्ड, पुराने मनी ऑर्डर की रसीद और ये धुंधली हुई चिट्ठी। इसमें कुछ चिट्ठियाँ की स्याही भी फैली हुई थी, मानो किसी की आंखों से आंसू फैला दिया हो। ये सब आखिर किसकी चिट्ठिया है और इसे माजी बक्से में क्यों रखती थी? सुनैना ने पूछा। कमलेश के हाथ कांपते रहे, आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मानो उन चिट्ठियों को पहचानता था, और क्यों नहीं पहचाने, क्योंकि सभी चिट्ठियाँ कमलेश ने माँ को लिखी थी। सुनैना कमलेश को झकझोरते हुए बोली, आप कुछ बताते क्यों नहीं? ये किसकी चिट्ठी और पोस्ट कार्ड है? आखिर बात क्या है, आप रो क्यों रहे हो? कमलेश रोते हुए बोला, सुनैना ये मेरी लिखी गई चिट्ठिया है। जब बाबूजी बिस्तर पे थे और माँ ने मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था, भाई ने तो पहले ही हमसे नाता तोड़ लिया था, इसलिए वक्त निकाल कर मैं माँ को चिट्ठियाँ भेजता था ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो।
कॉलेज के दिनों में ट्यूशन पढ़ाकर माँ के लिए कुछ पैसे मनी ऑर्डर करता था। उसी की रसीद है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पूरी पढ़ाई की जो जितनी भी चिट्ठियाँ मैंने माँ को लिखी थी, वो सब माँ ने आज तक संभाल के रखी थी। इतना कहते कहते कमलेश दहाड़े मारकर रोने लगा। माँ तो ये सब भूल चुका था, पर आपको सब याद था। मेरे पाई पाई का हिसाब आप रखती थी, पर कभी भी जताती नहीं थी। लौट आया माँ कुछ वक्त और मेरे साथ बिताती, कम से कम जी भर की सेवा तो कर लेता। कैसा भागा मेरा भाई है जो माँ के इस दर्द में शामिल ना हो सका और ना ही उन्हें कुछ अच्छी यादें दे सका। सुनैना की आंखें में भीग गई। आज उसे एहसास हुआ कि उसकी सास उसके लिए यादों का खजाना जो किसी भी संपत्ति से कम नहीं था, वो छोड़ गई। बच्चे की आंखें भर आई। कभी बक्से को नहीं, कभी पिता को देखते ही उनकी दादी उनके लिए अनमोल खजाना छोड़ गई, जब किसी बाजार में नहीं मिलती। सुनैना ने गौर से देखा। चिट्ठिया में एक चिट्ठी रमेश की थी, जिसमें वो लिखा था कि मैं वापस लौटकर अपने देश नहीं आना चाहता। मैं आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ और ना ही मुझे आपके उन थोड़े से पैसे और संपत्ति में कोई हिस्सा चाहिए। जो भी है अपने छोटे बेटे को दे दीजिए और उसी से अपना काम चलाइएगा। रमेश बोला। माँ भी कोई कड़वी यादें जो अपने साथ नहीं रखना चाहता था, फाड़ कर फेंक दी चिट्ठी को। सुनैना बोली, यादें अच्छी हो या कड़वी, माँ जी की है, इसे इसी बक्से में रहने दीजिए। कम से कम जीवन की सीख देगी ये चिट्ठी। इतना कर सुनैना ने बक्से को बंद करके लाल कपड़े से लपेट कर रख दिया। जैसे ही सुलोचना जी की मृत्यु की खबर रमेश तक पहुंची, परिवार के साथ दरवाजे पहुंच गया और अपने हक की बात करने लगा। दोनों भाइयों में बहुत बहस हुई। बात पुलिस तक पहुंच गई। रमेश ने कमलेश और सुनैना पर इल्जाम लगाया कि उन्हें सुलोचना जी का ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। बात हद से आगे बढ़ गई। तब सुनैना सामने आई और बोले, अरे जो अपनी माँ की मृत्यु का भी मोल लगाए, इस पर कभी ऐसे औलाद किसी को ना दे। याद रखिएगा, आपको इन सभी बातों का भुगतना पड़ेगा। कल जब आपकी औलाद आपके साथ यही सब करे, तब आपको माँ की अहमियत का पता चलेगा। सुलोचना बोली। सुनैना की जेठानी रेखा पहली बार उसके सामने आई और बोली, अपना ये प्रवचन अपने पास रखो। सीधी तरह से संपत्ति में आधा हिस्सा हमें दे दो, वरना कोर्ट कचहरी लड़ने तक की औकात नहीं है तुम्हारी। कमलेश इन बातों को बहुत दुखी है। उसने सुनैना को, लेने दो इन्हें जो भी लेना चाहते हैं, ऐसे भूखंडों का पेट कभी नहीं भरता। अरे जो बेटा माँ बाप का खो गया, वो भाई के चैन से कैसे रहने देगा। सुनैना बोली, नहीं जी, बात संपत्ति तक नहीं है, अब माँ जी के सम्मान की बात हो गई है। ये कोर्ट तक जाने की बात करते हैं। अरे मैं इनको जेल तक पहुँचाऊंगी और इनका एक एक किया हुआ सबके सामने लाऊंगी। मेरी सास का अपमान किया, अब ये बहू उसके अपमान का बदला लेगी। ये आपका घर नहीं, ये मेरे पति का घर है। निकल जाओ मेरे दरवाजे से बाहर। तुम जैसे निर्दयी संतान के लिए मेरे दरवाजे पे कोई जगह नहीं है। सुनैना के इस रूप को देखकर कमलेश भी हैरान था। सुनैना ने अपने बच्चों को अपने मायके भेजा और अपनी सास के उस बक्से के साथ महिला मुक्ति केंद्र गए। फिर उन सबको लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और थानेदार की सारी चीजें दिखाई। जैसे ही रमेश वहां आया, सभी महिलाएं उनकी और रेखा के नाम की हाय हाय करने लगी। पुलिस वालों को जब रमेश ने रिपोर्ट लिखने कहा तो पुलिस वालों ने कहा, आपकी रिपोर्ट तो बाद में लिखी जाएगी, यहाँ तो आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है। जब आपने ये लिखकर पहले ही कह दिया था कि आपके माता पिता की संपत्ति में आपको कुछ नहीं चाहिए, तो अब आप अधिकार लेने कैसे आ सकते हैं। रमेश हैरान हो गया। पुलिस वालों ने जब वो पुरानी चिट्ठी बक्से से निकालकर उनके सामने रखी तो दोनों पति पत्नी की आंखें खुली की खुली रह गई। रेखा रमेश से बोली, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुमने अपनी माँ को ये सब लिखकर भेज दिया। अरे अपनी बेइज्जती तो करवाई ही, मेरी भी नाक कटवा दी। अब चलो यहाँ से। जैसे दोनों जाने लगे, पुलिस वाले ने कहा, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप पर एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है। फिर आपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया था। कमलेश और सुनैना ने सारी कार्रवाई की, कहते हुए कहा, अब आपको माफ़ी नहीं मिल सकती। अगर आज आपको माफ़ कर दिया तो जीवन में ना जाने आप जैसे कितने बेटे और भाई अपने माँ बाप को चलेंगे और पैसे के लिए उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। दोनों माँ भी मांगते रह गए, पर कुछ हाथ ना लगा, बल्कि रमेश को काफ़ी हर्जाना चुकाना पड़ा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि माँ के रहते उसने कभी उसकी कदर नहीं की। अब जाने के बाद अहमियत समझ में आई है कि उसने क्या गलती की थी।
आपको इस बक्से खुलने के बाद क्या एहसास हुआ या आपने क्या अनुभव किया? अपनी भावनाओं कमेंट द्वारा साझा ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।